हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गति चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार आप ग्राफी विधि से गति के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम एक समान वृत्तीय गति को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इससे पहले जितने भी वीडियोज़ इस चैप्टर से संबंधित मैंने अपलोड किए हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने आई बटन में भी दिए हुए हैं और उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, तो वहां जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आप वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण ग्राफी विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वेग स्थिति संबंध के लिए जो समीकरण है वो भी आप वेग समय ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसको किस प्रकार निकालते हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान त्वरण a से चल रही है, यानी कि गति कर रही है, और एक समान त्वरण a से गति करते हुए t समय में कोई वस्तु s दूरी तय करती है। तो उस वस्तु की जो दूरी है s, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद्यार्थियों, जो वेग समय ग्राफ है इसमें ए बी लाइन के नीचे जो घेरा गया क्षेत्रफल है, इससे पहले समय स्थिति संबंध में हमने ज्ञात किया था, उसमें हमने आयत और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ऐड हमने कर लिया था, यानी कि उनको हमने जोड़ लिया था। और इस प्रकार हमने ओ ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैलकुलेट किया था। विद्यार्थियों, वेग स्थिति संबंध के लिए जब हम समीकरण ज्ञात करते हैं तो ओ ए बी सी का एरिया कैलकुलेट करते हैं इसको समलंब चतुर्भुज मानते हुए। क्या मानते हुए? इसको समलंब चतुर्भुज मानते हुए। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस ओ ए बी सी का एरिया कैलकुलेट करते हैं इसको समलंब चतुर्भुज मानते हुए। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? सभी जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन सी हैं इस समलंब चतुर्भुज में? ओ ए और बी सी। तो दूरी S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई समांतर भुजाओं का योग ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितनी है? ओ सी। तो इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई u प्लस वी। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने ओ ए को u से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ओ ए है वो प्रारंभिक वेग u को रिप्रेजेंट करता है, और बी सी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? v से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जो बी सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? v, यानी कि अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करता है। और ओ सी को किससे रिप्लेस कर देंगे? t, यानी कि समय से रिप्लेस कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी। S इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि T इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू अपॉन ए। T इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पर जो T है उसको हम V माइनस यू अपॉन ए से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो ये किस प्रकार हम लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू यू प्लस वी, u प्लस वी, वी माइनस यू अपॉन 2a, वी माइनस यू अपॉन 2a। यहाँ पर हमने t को v माइनस यू अपॉन a से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार का ही फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, u प्लस वी, वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ v प्लस यू, वी प्लस यू, वी माइनस यू। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a तो नीचे है ही, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a का जो मल्टीप्लाई है वो s से हो जाएगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो लास्ट में जो समीकरण निकल कर आता है वो गति का
तृतीय समीकरण है, और ये जो गति का तृतीय समीकरण है वो वेग स्थिति संबंध के बीच में संबंध को बताता है। अब विद्यार्थी समझते हैं एक समान वृत्तीय गति को, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो आइए विद्यार्थियों समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्तीय गति किसे कहा जाता है एवं एक समान वृत्तीय गति किसे कहा जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वृत्तीय गति के बारे में, यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में। विद्यार्थियों, वृत्तीय पथ में गति करता हुआ कोई पिंड, अगर कोई भी पिंड वृत्तीय पथ में गति कर रहा है कुछ इस प्रकार, अगर कोई भी पिंड या वस्तु वृत्तीय पथ में कुछ इस प्रकार गति कर रही है तो उस वस्तु की जो गति होगी वो वृत्तीय गति कही जाती है। लेकिन विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु की जो वृत्तीय गति होती है वो एक समान वृत्तीय गति कब कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति विद्यार्थियों तब कहलाती है जब उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है अगर वो समान है। यानी कि अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अगर समान है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, अगर वो समान है तो उस वस्तु की जो गति होगी, यानी कि जो त्वरित गति होगी, वो एक समान त्वरित गति मानी जाती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है वेग के परिमाण के ऊपर और दूसरा है वेग की दिशा के ऊपर। यानी कि अगर हम वस्तु के वेग के परिमाण को परिवर्तित करते हैं या फिर हम किसी भी वस्तु के वेग की दिशा को परिवर्तित करते हैं या फिर इन दोनों में ही परिवर्तन होता है, यानी कि वेग के परिमाण और वेग की दिशा अगर इन दोनों में ही परिवर्तन हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। विद्यार्थियों, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है तो उसके वेग में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। अगर किसी भी वस्तु के वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। या फिर हम उस वस्तु के वेग के परिमाण और वेग की दिशा में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो दो भौतिक राशियाँ हैं, दिशा और उसका जो परिमाण है, ये वेग के ऊपर इस प्रकार डिपेंडेंट हैं। अब विद्यार्थियों देखते हैं कि अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रही है तो उस वस्तु का जो वेग है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रही है और उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r, और उस वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr। अगर कोई भी पिंड वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो r होगी और उस वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr। तो इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में अगर t समय लेती है, अगर कोई भी व्यक्ति, पिंड या वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में अगर t समय लेता है तो उस वस्तु का जो वेग है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है विद्यार्थियों? वेग बराबर कुल दूरी बटा समय, यानी कि उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है उसमें अगर हम लिए गए समय का भाग लगा दें तो उस वस्तु के द्वारा जो वेग होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वेग v बराबर इज इक्वल टू 2πr/t। यहाँ पर जो 2πr है वो वृत्तीय पथ में गति करते हुए वस्तु की तय की गई दूरी है और वृत्तीय पथ में गति करते हुए वस्तु के द्वारा लिया गया समय क्या है, यहाँ पर t। यानी कि t का अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2πr में तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए वस्तु का हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था एक समान वृत्तीय गति। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।